नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द कैंटरबरी टेल्स, जो कि जॉफ्री चौसर द्वारा लिखा गया था। तो आइए जानते हैं पहले राइटर के बारे में थोड़ा बहुत। जॉफ्री चौसर बहुत इम्पोर्टेंट राइटर है। इनका जन्म हुआ था लंदन में 1340 में। उस टाइम के ग्रेट स्कॉलर इन्हें माना जाता है। जॉफ्री चौसर ने बहुत सारे किंग्स के लिए काम किया था। उस टाइम पे लगभग 3 राजाओं के लिए इन्होंने काम किया था उनके दरबार में। और कहा जाए तो जॉफ्री चौसर ने 1374 में इन्हें अपॉइंट किया था कंट्रोलर ऑफ कस्टम्स के लिए, जो कि लंदन में था। और इन्होंने बहुत ज़्यादा जर्नी की थी उस टाइम पे, जैसे फ्रांस गए, ये इटली गए, और इन्हें पढ़ने का मौका मिला दांते को, पेट्रार्क, बक्काशियो, इन सभी के वर्क्स को इन्होंने पढ़ा है। 1386 की अगर बात की जाए तो उस टाइम पे हाउस ऑफ कॉमन्स में भी ये गए थे, वहाँ पे रिप्रेजेंट किया इन्हें कैंट को। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं 1389 में ये अपॉइंट हुए किंग्स एडवर्ड के एक क्लर्क के रूप में। इन्होंने वर्क किया था वहाँ पे। जब इनकी डेथ हुई 1400 में, तो इन्हें बरीड किया गया था वेस्टमिंस्टर एबे में, जो कि एक बहुत बड़ी सीमेंट्री है वहाँ पर। चौसर के बारे में अगर हम कहें तो इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। शेक्सपियर के बाद कैरेक्टर पेंटर में सबसे पहले नाम इनका आता है। इन्हें हम मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी कहते हैं, और इन्हें हम फर्स्ट ग्रेट नेशनल पोइट ऑफ इंग्लैंड भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि 14th सेंचुरी में इनका बहुत बड़ा योगदान है इनके वर्क्स का। फिर आगे देखते हैं तो इनको हम फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल भी कहते हैं। और इन्हें एक डिफेम भी किया गया था, ए प्रिंस ऑफ पेलगरिस्ट भी इन्हें कहा गया था। यानी कहा जाता है अपने वर्क्स में इन्होंने साहित्यिक चोरी, पेलगरिस्ट, इस तरह का अपने वर्क्स में दूसरे के वर्क से मिला के इन्हें लिखा था। तो आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं। इनका जो भी वर्क इन्होंने लिखे थे अपने लाइफ पीरियड में, उन्हें हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड और इंग्लिश पीरियड। इन्होंने फ्रेंच पीरियड की अगर बात की जाए तो उस टाइम पे इन्होंने लिखे थे, इनका जो वर्क था द रोमांस ऑफ द रोज़। ये इन्होंने लिखा था एक फ्रेंच राइटर से इन्फ्लुएंस होकर, डी लॉरिस एंड डी म्यूम, इन दोनों से इन्फ्लुएंस्ड होकर इन्हें वर्क लिखा था अपना। उसके बाद इनका द बुक ऑफ द डचेस, जो कि फ्रेंच पीरियड में आया। और कुछ छोटे वर्क्स जो वहाँ पे थे, द ABC, द कंप्लेंट इनटू पीटी, द कंप्लेंट ऑफ मार्स, क्वीन एनेलिडा, ये सभी वर्क्स फ्रेंच पीरियड के हैं। उसके बाद हम देखते हैं इटालियन पीरियड जब आया, उस टाइम पे इन्होंने बहुत सारे अपने वर्क लिखे। ट्रोइलियस एंड क्रेसाइड इन्होंने लिखा था। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स ये इन्होंने लिखा था। द हाउस ऑफ फेम भी इनका वर्क है। द लेजेंड ऑफ गुड वुमेन, ये इनके सभी इटालियन पीरियड के वर्क्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए इंग्लिश पीरियड की इनकी, तो वहाँ पे इनका बहुत बड़ा वर्क आया द कैंटरबरी टेल्स, जो कि इन्होंने आधा ही लिखा था, पूरा ऐसे नहीं कर पाए थे, इनकी डेथ हो गई थी। तो आइए आज हम समरी डिस्कस करने वाले हैं द कैंटरबरी टेल्स की, जो कि जॉफ्री चौसर ने लिखा हुआ है। इसमें कुल मिला के जो सभी लोग हैं वो एक तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो इसकी समरी को जानते हैं हम। चौसर इसके प्रोलोग में कहते हैं कि जो ठंड का मौसम है वो ख़त्म हो चुका है और स्प्रिंग सीजन स्टार्ट हो गया है। चौसर जो हमें ये कहानी बता रहा है, उसका मन होता है एक तीर्थ यात्रा पर जाने का। वो कैंटरबरी जाने के लिए एक इन में रुकता है, जो कि टेबार्ड इन उसका नाम है, जहाँ उसे 29 और लोग मिलते हैं। ऑल पिलग्रिम उससे मिलते हैं 29, जो कि वहीं जा रहे हैं। चौसर वहाँ मौजूद जितने भी जो लोग थे उन सभी का इंट्रोडक्शन देता है। वो उस टाइम के सोसाइटी के हर लेवल के लोगों को दिखाता है। जो उन लोगों में हर लेवल के लोग थे, कुछ अमीर लोग थे उसमें, बड़े लोग, और हम कह सकते हैं कि और कुछ चर्च के लोग थे, और कुछ जो पीजेंट थे, जो फार्मर थे उस टाइम के, ऐसी आम जनता भी उस पिलग्रिम में शामिल थी। वो सबको बहुत ध्यान से देखता है और उनकी रोस्टिंग यानी उनकी खिंचाई स्टार्ट कर देता है। वो उनके कपड़ों और उनकी शकल सूरत से उनको बता देता है कि वो अंदर से कैसे इंसान होंगे। सबका इंट्रोडक्शन देने के बाद चौसर कहता है,
अगर मेरी बातें किसी को बुरी लगे या मैं थोड़ा रूड टाइप से उनको लगूं तो प्लीज़ बुरा मत मानना। मैं बस वही बता रहा हूँ जो मैंने देखा है, एकदम सच। फिर हम बात करते हैं टेबार्ड इन की। उसका जो मालिक है हैरी बेली, वो भी इसमें शामिल है। वो एक आइडिया देता है, कहता है कि रास्ता बहुत लंबा है कैंटरबरी का, तो हम ज़रूर बोर हो जाएंगे, इसलिए चलो एक गेम खेलते हैं। वो कहता है कि सभी लोग जाते समय और आते समय दो दो कहानियाँ सुनाएंगे अपनी। अब जो हैरी बेली है वो खुद ही उनका जज बन जाता है और कहता है कि जिसकी कहानी सबसे मज़ेदार और अक्लमंदी वाली होगी उसे वापस आने पर सबकी तरफ से फ्री डिनर यानी दावत मिलेगी, और जो नहीं मानेगा उसे पूरी जो ट्रिप है उसका खर्चा उठाना पड़ेगा। अब सभी लोग तैयार हो जाते हैं, पर्चियाँ डाली जाती हैं। पहला नंबर किसका आएगा देखते हैं। उसमें पहला नंबर आता है द नाइट, एक नाइट का, और उसे नाइट के बारे में कहा गया है कि वो सबसे शरीफ और बड़ा टाइप का आदमी है। तो क्योंकि चौसर ने कैंटरबरी टेल्स को पूरा नहीं लिख पाए थे वो, इसलिए इसमें स्टोरी बहुत कम है, लगभग 24 स्टोरी ही कंप्लीट कर पाए थे। और श्राइन से आने का जो जो कहानियाँ हैं वो तो इसमें है ही नहीं। तो हम कुछ जो इम्पोर्टेंट स्टोरी है उनके हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। तो इसमें जो पहली कहानी थी वो थी द नाइट्स टेल, जो कि नाइट सुनाता है। नाइट कहानी सुनाने में काफ़ी कुशल है। वो इन कलाओं को जानता है कहानी सुनाने के, और यूज़ करता है अच्छी अच्छी बातों को। उसकी कहानी शुरू होती है थीसियस, जो कि अपनी पत्नी हिपोलिटा और उसकी बहन एमिली को लेकर एथेंस लौटता है। रास्ते में वो रोती हुई कुलीन महिलाओं से मिलती है और थीसियस अत्याचारी क्रियोन को हराकर उसका बदला लेता है। जब ये युद्ध खत्म होता है, मलबे में आरसाइड और पेलामोन नाम के दो योद्धा मिलते हैं जो बिल्कुल बुरी तरह से घायल हो जाते हैं लेकिन जीवित हैं। थीसियस उन्हें एथेंस ले जाता है और उम्र कैद की सज़ा देता है। पेलामोन और आरसाइड चचेरे भाई हैं जिन्होंने मौत तक भाईचारे और वीरता के लिए शपथ ली थी उन्होंने। इसके एक सुबह हम देखते हैं कि पेलामोन खिड़की से बाहर देखता है और सुंदर एमिली को देखकर तुरंत उसके प्यार में पागल हो जाता है। आरसाइड भी उस पर बिल्कुल मोहित हो जाता है। अब दोनों योद्धाओं ने शपथ ली कि वे कभी भी किसी महिला के प्रेम को अपने बीच में नहीं आने देंगे, लेकिन बिल्कुल यही होता है। अब इसमें होता क्या है कि आरसाइड को इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वह कभी एथेंस नहीं लौटेगा, और दोनों पुरुष एमिली के लिए तड़पते रहते हैं। आरसाइड भेष बदलकर एथेंस वापस जाता है और एक बदले हुए नाम के साथ थीसियस के दरबार में नौकरी कर लेता है। पेलामोन अपने जेलर को नशीली दवा देता है और जेल से भाग जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दोनों योद्धा थे एक ही गार्डन में मिलते हैं और एमिली के लिए वॉर, उन्होंने जो अपना द्वंद्व युद्ध है उसे स्टार्ट कर दिया है। लेकिन थीसियस उन्हें ढूंढ लेता है और उन्हें 1 साल तक वेट करने के लिए कहता है ताकि वे अपनी सेनाएं जुटा सके और एक सही युद्ध लड़ सकें। युद्ध का विजेता एमिली का हाथ जीतेगा। थीसियस युद्ध के लिए एक बहुत बड़ा अखाड़ा बनाता है। पेलामोन जो कि पूजा करता है वीनस, जो कि गॉडेस ऑफ लव है यानी प्रेम की देवी है, वो उससे एमिली का हाथ जीतने की प्रार्थना करता है। और आरसाइड मार्स से प्रार्थना करता है जो कि युद्ध का देवता है, उससे अपने विजय की प्रार्थना करता है। एमिली डायना से प्रार्थना करती है कि या तो वो कुंवारी रहे या उसे वो इंसान मिले जो वास्तव में उससे चाहता है। अब सभी लोग योद्धा जो जितने भी देवताओं के संकेत को अपनी जीत के लिए अपनी जीत के रूप में समझता है, वो कोई भी गलती नहीं करते। युद्ध के दौरान हम देखते हैं कि पेलामोन को पकड़ लिया जाता है और आरसाइड विजयी होता है। लेकिन जैसे ही
आरसाइट विजय का चक्कर लगा रहा होता है। बिल्कुल हम देखते हैं कि पाताल से एक भयानक शक्ति निकलती है और उसके घोड़ों को इतना डरा देती है कि आरसाइट नीचे गिर जाता है। वो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। आरसाइट बिल्कुल अपने मृत्युशैया पर लेटा हुआ है और वो पैलामोन को माफ़ कर देता है और कहता है कि अगर वह एमिली को नहीं पा सका तो पैलामोन को उसे पा लेना चाहिए। आरसाइट की मृत्यु हो जाती है। चारों तरफ शोक की लहर है और नाइट बहुत अच्छे से इसका वर्णन करता है। कई सालों बाद थीसियस स्पीच देता है कि हम सभी इंसान को देवताओं की इच्छा के आगे झुकना चाहिए। पैलामोन और एमिली की शादी हो जाती है और वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। ये थी नाइट की स्टोरी। इसके बाद हम आगे देखते हैं जो सेकंड है इसमें इम्पोर्टेंट, द मिलर्स टेल, यानी मिलर यहाँ पे एक है उसकी स्टोरी। मिलर जो कि बिल्कुल नशे में धुत है, वो बहुत बारी दूसरे की स्टोरी में बाधा डालने की कोशिश करता है ताकि जो नाइट की जो कहानी है वो उसका उत्तर दे सके। मिलर एक फैबल्यू सुनाता है जो कि एक अश्लील कहानी होती है जिसमें बहुत सारी चालें और गंदी मजाक शामिल होती है। ऐसी वो एक स्टोरी सुनाते हैं। चौसर यहाँ पे ये भी लिखते हैं कि अगर किसी को ये स्टोरी नहीं पढ़नी है तो पेज को पलट सकता है। इसमें एक मूर्ख बूढ़ा जो कारपेंटर है, बड़ा ही होता है, अपनी युवा और चंचल पत्नी एलिसन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ऑक्सफोर्ड का एक चालाक युवा विद्वान निकोलस एलिसन को लुभाता है और वे साथ सोने की योजना बनाते हैं। एक घमंडी क्लर्क एप्सुलन वहाँ पे आता है। वो भी एलिसन के साथ सोना चाहता है लेकिन वह उसे ठुकरा देती है। निकोलस नाटक करता है कि नूह के समय से ही एक बहुत बड़ी बाढ़ आने वाली है और वो जो कारपेंटर है उसको विश्वास दिलाता है कि वे टब में सोकर खुद को बचा सकते हैं। बेशक यह एक चाल है ताकि एलिसन और निकोलस बड़े की नाक के नीचे प्रेम कर सकें। इसी बीच एप्सुलन जो है वो एलिसन को किस करने के लिए खिड़की पर आता है लेकिन एलिसन वहाँ से भाग जाती है। गुस्से में आकर एप्सुलन जो है वो एक आयरन स्मिथ वहाँ पे है, लोहार है, वहाँ से एक गर्म लोहा लेकर आता है। जब वो लौटता है तो निकोलस उसका काफ़ी मजाक उड़ाता है लेकिन एप्सुलन जो है वो निकोलस के शरीर पर गर्म लोहे का दाग लगा देता है। निकोलस पानी के लिए चिल्लाता है। कारपेंटर जाग जाता है और अपने टब के साथ ज़मीन पर गिर जाता है। अगर कहानी के अंत की अगर हम बात करें यहाँ पे तो सभी लोग इस जो बड़े है उसकी मूर्खता पर हंसने के साथ इसका अंत हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड स्टोरी है वो है द रीव्स टेल। रीव जो पेशे से खुद एक कारपेंटर है, कारपेंटर के प्रति मिलर के व्यवहार से बहुत ज़्यादा गुस्से में है और कहता है कि अब वो मिलर की कहानी सुनाएगा, उसको जवाब देने के लिए एक फैबुला सुनाएगा जो कारपेंटर के बारे में नहीं बल्कि इन मूर्ख मिलरों के बारे में होती है। सिमकिन नाम का एक मिलर, एक मोटा जो कि चपटी नाक वाला बदमाश है। वहाँ पे दो युवा विद्वान हैं, एलन और जॉन, मिलर को चोरी करने से रोकने की कोशिश करते हैं। हालांकि सिमकिन को उनकी योजना का पता चल जाता है और वो उनके जो घोड़े हैं उनके घोड़ों को जंगली घोड़ियों के झुंड में छोड़ देता है। वो जो विद्वान थे सारा दिन अपना घोड़ा पकड़ने में बिता देते हैं जिससे मिलर को अनाज चुराने का समय मिल जाता है। एलन और जॉन मिलर के घर पर रात बिताते हैं। मिलर, उसकी पत्नी, उसकी जवान बेटी और उसका बच्चा और दोनों विद्वान एक ही कमरे में सोते हैं। बदला लेने के लिए एलन मिलर की बेटी के साथ जो संबंध है वो बनाता है। वही जॉन देखता है कि जो क्रेडल है यानी पालने को लेकर मिलर के बिस्तर से हटकर विद्वानों के बिस्तर के पास रख देता है उस पालने को देखकर गलती से मिलर की पत्नी जॉन के बिस्तर में चली जाती है और उसके साथ संबंध बना लेती है।
एलन जब वापस आता है और अपने बिस्तर में खुद को समझकर मिलर के बिस्तर में घुस जाता है और मिलर को ही अपनी हरकतों के बारे में बताने लगता है। इसके बाद ऐसा हंगामा मचता है और अंत में मिलकर सब मिलर को पीटते हैं। यहाँ पे स्टोरी ख़त्म होती है उसकी। फिर नेक्स्ट जो टेल है वो है द वाइफ ऑफ बाथ टेल। वाइफ ऑफ बाथ एक लंबा इंट्रोडक्शन वहाँ पे देती है। वो कहती है कि कहानी सुनाने का उसका अधिकार उसके अनुभव से आता है, क्योंकि उसके लगभग 5 पति रह चुके हैं, इसलिए वो विवाह के क्षेत्र में बिल्कुल एक स्पेशलिस्ट है। वो बताती है कि पत्नियाँ अपने पतियों को कैसे डरा के रखती हैं, उनके ऊपर कैसे कंट्रोल रखती हैं, जिसे सुनकर जो पार्टनर है उसकी शादी होने वाली है वो बहुत घबरा जाता है। उसने अपने पहले 3 पतियों को अमीर और बूढ़ा बताया, जिससे अपनी उंगलियों पर नचाया उसने तीनों को। चौथे पति के जो चक्कर थे, इसलिए उसने उसकी ज़िंदगी नर्क बना दी। और जो उसका 5वां था, लास्ट पति जो था जेनकिन, युवा और गरीब था, लेकिन वह उसे तब गुस्सा दिलाता था जब वो दूसरी जो गंदी पत्नियों के बारे में किताब पढ़ता था, तब उसे बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि गुस्सा दिलाता था। एक बार लड़ाई में उसने जेनकिन को मुक्का मारा और उसने उसे वापस मारा, जिससे वह एक कान से बहरी हो गई। फिर उसने मरने का नाटक किया, जिससे जेनकिन उसकी हर बात मानने लगा। उसकी कहानी राजा ऑर्थर के दिनों की है। एक युवा योद्धा नाइट एक लड़की के साथ बलात्कार करता है, लेकिन उसे मौत की सज़ा देने के बजाय रानी उसे जीवित रहने का मौका देती है, यदि वो यह पता लगा सके कि महिलाएं क्या चाहती है। तब अंत में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है जो उसे सही उत्तर बताती है। महिलाएं अपने पति के ऊपर संप्रभुता यानी सोवेनिटी शक्ति चाहती है। बदले में उसे उस बूढ़ी औरत से शादी करनी पड़ती है। लास्ट में वो बूढ़ी औरत एक सुंदर और वफादार महिला में बदल जाती है, क्योंकि योद्धा उसे अपनी पसंद चुनने का अधिकार देते हैं। यहाँ पे ये वाली स्टोरी ख़त्म होती है। फिर जो नेक्स्ट है वह है पार्डनर्स टेल। पार्डनर एक चीज़ पे हमेशा वो उपदेश देता रहता है कि जो लालच है वो बहुत ज़्यादा बुरी बला है, सभी बुराइयों की जड़ है। हालांकि वो खुद बहुत ज़्यादा लालची है और लोगों को नकली धार्मिक उपदेश देते रहता है और उनको ऐसा नकली धार्मिक उपदेश बेचकर पैसे ठगता है। उसकी कहानी 3 शराबियों के बारे में है जो मौत को मारने निकलते हैं, यानी डेथ को ही मारने निकलते हैं। उन्हें एक बूढ़ा आदमी एक पेड़ के नीचे जाने को कहता है। वहाँ इन्हें जो सोने के सिक्के से भरे 8 बड़े बक्से मिलते हैं। वो आपस में एक दूसरे को मारने की योजना बनाते हैं ताकि सोना कम लोगों को बटे। लास्ट में वे तीनों एक दूसरे की साजिश के कारण मारे जाते हैं। यहाँ से पता लगता है कि लालच ही उनकी मौत का सबसे बड़ा कारण है। ये टेल यहीं पे ख़त्म होती है। फिर जो नेक्स्ट है सर थॉप्स एंड नन्स प्रिस्ट टेल, ये कि चौसर ने खुद सुनाई है। चौसर एक बहुत ही ख़राब टाइप की जो कहानी है वो सुनाता है, कविता सुनाता है, जो उस टाइम के जो मिडिवल पीरियड था उसमें रोमांस का मजाक उड़ाता है। हैरी बैली उसे बीच में ही रोक देता है, क्योंकि कहानी जो उसकी जो पोएम थी वो बहुत उबाऊ और ख़राब है। फिर जो नन्स प्रिस्ट टेल है ये एक जानवरों की कहानी है, यानी बीस्ट फैबल है। चैंटिक्लर नाम का एक जो मुर्गा है अपने सपने को नज़रअंदाज वहाँ पे कर देता है और एक लोमड़ी द्वारा पकड़ लिया जाता है। एक लोमड़ी उसे वहाँ पे पकड़ लेती है, लेकिन वो अपनी चतुराई से लोमड़ी को बातों में फंसाकर बच निकलता है। इसका सबक यह है कि चापलूसी करने वालों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये थी कंटेम्प्रेरी टेल्स की कुछ इंपॉर्टेंट जो स्टोरीज़ थी, उसके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा। और यही जो ये बुक है वो आधी अधूरी लिखी गई है, इसलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। थैंक यू।